सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे CIS को, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। और ये जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली फॉर क्लास 12 और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए भी। तो आज हम यहाँ पर CIS के बारे में कंप्लीट जो है वो अध्ययन करेंगे, इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग सभी को कंफ्यूजन है कि इसमें बेसिकली क्या आएगा, क्या लिखना है। आइदर यू आर स्टूडेंट और टीचर, सभी इसको लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। तो आज इससे जुड़ी हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हम चर्चा में शामिल करेंगे CIS का एक सामान्य परिचय, जिसके लिए हम मानचित्र की हेल्प लेंगे ताकि आप ज्योग्राफिकली भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। CIS के संस्थापक सदस्य और वर्तमान में जो सदस्य हैं उन पर आधारित जो है वो कई तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने इसको सेकंड पॉइंट के रूप में अपनी चर्चा में शामिल किया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसके बाद हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे CIS से उत्पन्न 3 संगठन। तो यहां से देखिए आपके जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा परिषद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और यहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा जो है वो संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, जिससे कि आप CIS में जो महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं वर्तमान समय तक उसे समझ पाएंगे। और इसी पॉइंट के अंदर जो है हम CIS के उद्देश्यों की भी चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो 12th के सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं वो इतने ही इंक्लूड हैं। इसके बाद की जो पॉइंट है जो कि हम अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे CIS के चार्टर और निकायों को, और ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसी में हम चर्चा करेंगे CIS के कार्यकारी निकायों की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विद्युत ऊर्जा परिषद की, और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे शाखा सहयोग के निकायों से। तो बेटा ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पर बेसिकली हम जो CIS किस तरीके से कार्यों को संचालित करता है, किस तरीके से कार्य करता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमें मोटिवेट करता है और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और अगर ये आप तक पहुंचा है किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में या PDF फॉर्म में, तो नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली इस लेक्चर को YouTube पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो PDF है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0 को ज्वाइन करें। वहां पर जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ उसके साथ ही साथ वो PDF भी मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज भी हम मानचित्र से, क्योंकि मानचित्र में जितना क्लेरिफिकेशन मिलता है उतना और कहीं नहीं मिल पाता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है अगर CIS को, तो आपको यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे तभी आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर की जो शुरुआत है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से करता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कैसे शुरू हुआ। तो जैसा कि हम सभी को पूर्व ज्ञात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो दो गुट के बीच में लड़ा गया था, जिसे हम
मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो मित्र राष्ट्र है उसकी क्या होती है, विजय होती है। और जैसे ही ये जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है। और अगर मुख्य रूप से बात करूं वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के सबसे बड़े कारण की, तो यहाँ पर जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है वो परमाणु हथियार गिराया गया। किसके द्वारा गिराया गया? अमेरिका के द्वारा गिराया गया। तो इसके लिए आप जो जापान के रिलेशन वाला हमारा लेक्चर है उसको देख लेंगे तो वहां पर ज्यादा डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, विश्व जो है एक नए तरीके के युद्ध में संलग्न हो जाता है, शामिल हो जाता है, जिसे हम विचारधाराओं का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? विचारधाराओं का युद्ध, जिसे आप सामान्य भाषा में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध से ही जो है वो आप CIS का एक तरीके से इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और शीत युद्ध के अंदर जो विश्व है दोबारा से दो गुटों में बदल जाता है। तो एक तरफ होता है USA और दूसरी तरफ होता है USSR, जिसे कि आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पर हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से हमें मिल जाएगा। तो ये जो सोवियत संघ है, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, आपके बुक्स में भी इसके बारे में कई सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप वहां से एक बार इसे चेकआउट कर लेंगे। तो सोवियत संघ जो आपकी बुक बताती है कि 15 स्वतंत्र गणराज्यों से मिलकर बना। किससे बना? 15 स्वतंत्र गणराज्यों से मिलकर बना। तो बनना तो आप सभी को पता ही है, लेकिन अगर आप अपनी बुक के सेकंड चैप्टर जो कि अब फर्स्ट हो गया है उसके फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बर्लिन की दीवार दिखेगी। किसकी दीवार दिखेगी? बर्लिन की दीवार के बारे में बहुत सारी डिटेल दी होगी। तो बर्लिन की जो दीवार है वो ही क्या है? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। और 9 नवंबर 1989 को जर्मनी की आम जनता के द्वारा इस दीवार को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। और तभी से माना जाता है कि सोवियत संघ का जो विघटन है यानी कि ये समाप्त होना शुरू हो गया। और 25 दिसंबर 1991 यानी कि क्रिसमस डे से आप याद रखेंगे, क्रिसमस डे जब 1991 में दुनिया बना रही थी, वही जो है सोवियत संघ पूरे तरीके से समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? सोवियत संघ जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब देखिए ये जो 15 स्वतंत्र गणराज्य थे, अब ये क्या बन गए? स्वतंत्र देश बन गए। क्या बन गए? स्वतंत्र देश बन गए, क्योंकि अब जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ समाप्त हो गया। तो इन्हीं 15 गणराज्यों में से 12 देशों ने, किन्होंने? 12 देशों ने एक नए संगठन की शुरुआत करी, एक नए संगठन की शुरुआत करी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शाबाश, आपने बिल्कुल सही समझा। इन्हीं 12 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे कि हम CIS या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में CIS में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक देश जो है वो एसोसिएट देश है, यानी कि वो मेंबर तो नहीं है लेकिन एसोसिएट देश है। तो एसोसिएट देशों की संख्या कितनी हो गई? 1। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 2 ऐसे देश हैं जो कि पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देश का मतलब क्या होता है? कि वो इनकी निगरानी करते हैं। तो ये जो पर्यवेक्षक देश हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 2 ऐसे देश हैं जो कि अब CIS के मेंबर्स नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं इन सभी सदस्य देशों के बारे में कि कौन कौन सा देश कब कब जो है वो यहाँ पर शामिल हुआ और वो कौन से देश है जो कि इसमें शामिल नहीं हुए। क्योंकि यहाँ पर हमने उन 12 देशों की तो बात कर ली है जो कि इसके सदस्य बने हैं, लेकिन वो 3 सदस्य कौन से देश हैं जो कि इसके सदस्य नहीं बने। तो चलिए अगली स्लाइड में इन्हीं सब की चर्चा करते हैं। तो अगर CIS की बात की जाए तो CIS की जो स्थापना है वो 8 सितंबर 1991 में मिस्क जो कि बेलारूस में स्थित है वहां पर एक समझौते के तहत हुई। और इस समझौते में जो है वो 3 देश यानी कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने
इस समझौते को जो है वो अंजाम दिया। तो हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना के समय जो सदस्य थे वो कितने थे, 3 सदस्य थे। तो अगर यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन बनेगा कि 8 सितंबर 1991 में CIS में शामिल देश कौन कौन से थे, शामिल देश कौन कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से देश हैं। सबसे पहला है रूस, दूसरा है बेलारूस और तीसरा है यूक्रेन। अब ये समझौता तो हो गया, लेकिन समझौते में इन्होंने अन्य देशों को भी आमंत्रित किया। और अगर अन्य देशों की बात की जाए तो 21 दिसंबर 1991 में इसमें कुछ और देश भी हैं जो कि शामिल होते हैं। तो यहाँ पर उन देशों का नाम देख लेते हैं। अर्मानिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मालदोवा। तो 21 दिसंबर 1991 में इसमें 8 देश जो है वो और शामिल होते हैं। तो टोटल यहाँ पर देशों की संख्या बोलूं तो अब कितनी हो गई थी, 21 दिसंबर 1991 में 11 देश जो थे वो इसके अंदर शामिल हो गए थे। और 12वां देश जो है वो था जॉर्जिया, जो कि 2 वर्षों के बाद दिसंबर 1993 में CIS में शामिल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ही वो 12 देश हैं जो CIS में शामिल थे। अब बात करते हैं उन 3 देशों की जो कि USSR में तो शामिल थे लेकिन CIS में शामिल नहीं हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 बाल्टिक देश थे वो CIS में शामिल नहीं हुए। चलिए क्विकली उनका नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एस्टोनिया, लताविया और लुथियानिया। तो ये जो 3 बाल्टिक देश थे यह इसमें शामिल नहीं हुए। बाकी के जो 12 देश थे उन्होंने ही क्या बनाया, CIS संगठन बनाया। तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि 8 सितंबर 1991 में CIS में कितने देश शामिल थे, तो आपका आंसर रहेगा 3। दूसरे क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 1994 में कौन कौन से देश शामिल हुए, तो ये जो 8 देश हैं ये शामिल हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि वो कौन से 3 देश है जो CIS में शामिल नहीं हुए लेकिन USSR में ये मेंबर्स थे। तो यहाँ पर इन 3 देशों का नाम आपको याद रखना है। तो आई होप अब स्थापना से लेकर 12 देश जो इसमें शामिल हुए वहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने स्थापना और 12 सदस्यों की चर्चा की है। हम अपनी अगली स्लाइड में इसी को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल CIS के सदस्य देश संस्थापक से लेकर वर्तमान तक जो इसकी स्थिति है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में इन 12 देशों की चर्चा करी और ये 12 देश जो थे ये CIS के सदस्य थे। तो चलिए अब जानते हैं कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में ये जो 9 देश हैं, अजरबैजान, अर्मानिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस जो कि USSR का उत्तराधिकारी भी बना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो 9 देश हैं ये वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में CIS के सदस्य हैं। उसके बाद जो तुर्कमेनिस्तान है वो अब इसका सदस्य ना रहकर एसोसिएट राज्य में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ पर ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये वह सदस्य देश हैं जो पहले तो CIS के सदस्य थे लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये जो है ये सदस्य नहीं है। इनमें सबसे पहला है जॉर्जिया जो कि 2009 में इसने अपनी सदस्यता यहाँ से समाप्त कर ली थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था रूस और जॉर्जिया का युद्ध। तो रूस और जॉर्जिया का जो युद्ध हो रहा था उसी कारण यहाँ पर जॉर्जिया ने 2009 में ही अपनी सदस्यता को यहाँ से समाप्त कर लिया। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन 2014 में यहाँ से अलग हुआ। तो आजकल टीवी न्यूज पर यूक्रेन के बारे में बहुत सारी न्यूज है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन बस एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जो क्रीमिया जगह थी उस जगह को रूस द्वारा हड़प लिया गया था और इसके बाद ही 2014 में यूक्रेन ने भी CIS की जो सदस्यता है उसका परित्याग कर दिया। उसके बाद चलते हैं पर्यवेक्षक देशों की तरफ। तो पर्यवेक्षक देशों में हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और जो मंगोलिया है यह 2 देश जो हैं वर्तमान में क्या हैं, CIS के पर्यवेक्षक देश हैं। तो आई होप अब आप इनके सदस्यों से जुड़े जितने भी सवाल हैं
उनके उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल मैप के द्वारा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने स्टेट देखी, अभी ऊपर हमने चर्चा भी करी थी, जिसे हमने ब्लास्टिक देशों के नाम से जाना था, कि लोकेशन कहाँ पर है, ये नंबर 1 नंबर 2। तो ये जो 3 क्षेत्र थे, ये जो है वो CIS में शामिल नहीं हुए। अब देखिए ये जो CIS है, ये बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले देख सकते हैं हम सेंट्रल एशिया, दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं जो एरिया है वो है काकेशस, क्या है, काकेशस, और जो तीसरे नंबर पर है वो है पश्चिमी भाग, जिसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ब्रेड बास्केट वर्ड है वो उस भूमि के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर अनाज, वातावरण सभी क्या होता है, बहुत संतुलित होता है। तो यहाँ से भी देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सेंट्रल एशिया में CIS के जो देश है उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया में है। और अगर काकेशस की बात करें तो इसमें जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजानिया जो थे वो देश हैं। और पश्चिमी भूभाग, जिसे हमने ब्रेड बास्केट के नाम से समझा, उसके अंदर बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा जो है वो स्थापित हैं। और रशिया का तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर अब हम मैप के बेस पे सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं और इन तीनों पार्ट की चर्चा हम सुरक्षा वाली स्लाइड में ज्यादा डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे क्लियर करता हूं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोगो मैंने यहाँ पे दिखाया है जो कि प्रतीक चिन्ह है किसका, स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रमंडल यानी कि CIS का प्रतीक चिन्ह जो है वो यही है। तो अगर यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या चित्र पर आधारित प्रश्न आ रहा है और उसमें पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये CIS का प्रतीक चिन्ह है। तो आई होप अब आप CIS का एक बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, कि CIS जो है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आने की संभावना रहेगी। तो आप इनको दोनों तरीके से ही देखेंगे। पहले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्रमंडल, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं, को रूसी राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है रूसी राष्ट्रमंडल किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, CIS को ही हम किस नाम से जानते हैं, रूसी राष्ट्रमंडल के नाम से। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो CIS है, हमें जब भी बताया, समझाया, पढ़ाया गया तो ये कहा गया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद एक संगठन बना जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं। तो CIS की उत्पत्ति रूसी साम्राज्यवाद के साथ ही हुई थी, जिसे उस वर्ष की शुरुआत में फरवरी क्रांति के बाद 1917 में रूसी गणराज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि जो सोवियत संघ है उसकी शुरुआत जो है वो 1917 की रूसी क्रांति के बाद होती है। आगे हम देख सकते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य, जिसे आप सोवियत संघ यानी कि USSR के नाम से जानते हैं, में 1922 की संधि सोवियत संघ के निर्माण की घोषणा के साथ बेलारूसी, जिसे वहां पर SSR के नाम से जाना गया, यूक्रेनी जिसे SSR कहा गया, और तीसरा जो था ट्रांसकनेशिया, जिसे कि SFSR के साथ अग्रणी गणराज्य बनाया गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेलारूसी, यूक्रेन और ट्रांसकनेशिया है, इन सबको मिलाकर ही क्या बनाया गया, USSR बनाया गया। जब 1991 में USSR का पतन शुरू हुआ तो संस्थापक गणराज्यों ने 8 दिसंबर 1991, देखिए ये पहला स्टेप है, 8 दिसंबर 1991 को बेलवेजा समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह घोषणा करते हुए कि सोवियत संघ का अस्तित्व जो है अब वो समाप्त हो गया है और इसके स्थान पर CIS की घोषणा की गई। और इसके कुछ दिनों बाद ही अगर हम बात करें तो आल्मा अता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सोवियत संघ जो है वो भंग हो गया।
यहाँ पर आपको मुख्य रूप से बाल्टिक राज्यों के बारे में जो है वो जानना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत एस्टोनिया, लतविया, जो कि सोवियत संघ में अपनी सदस्यता को अवैध व्यवसाय के रूप में मानते थे, इन्होंने भाग नहीं लेने का फैसला लिया। तो देखिए, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 15 में से 12 जो देश थे वो तो किस में शामिल हो गए, CIS में शामिल हो गए। तो जो 3 शामिल नहीं हुए थे वो कौन कौन थे, वो थे बाल्टिक राज्य, जिसमें पहले नंबर पर था एस्टोनिया, दूसरे नंबर पे था लताविया और तीसरे नंबर पे था लुथानिया। तो देखिए, यहां से भी आपका जो है वो 1 मार्क या MCQ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं कि भाई वो कौन से देश हैं जो पहले USSR के मेंबर तो थे लेकिन CIS के मेंबर नहीं बने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, बाल्टिक राज्य। और आप इन तीनों राज्य को नाम जो है वो अच्छे से पढ़ समझ लें। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले राष्ट्र जो थे वो सोवियत संघ रूस के विघटन यानी कि 1991 के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी स्थापना सोवियत संघ के विघटन के बाद ही हुई थी। मार्च 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति, जिसे आप मिखाइल गोर्बाचेव के नाम से जानते हैं, जिनका फोटो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, इन्होंने क्या किया था, संघ को संप्रभु गणराज्य के संघ के रूप में संरक्षित करने का एक जनमत संग्रह करके एक प्रस्ताव रखा। और यहाँ पर जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो क्या चाहते थे, वो अपने राज्य की व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। नई संधि पर हस्ताक्षर कभी नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहां की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके कट्टरपंथियों ने उस वर्ष अगस्त में तख्ता पलट करने का प्रयास किया। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो अक्सर USSR के एक उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो रूस को ही माना जाता है और यह यूरोप के सबसे बड़े अंतर सरकारी संगठनों में से एक था। और यदि यहाँ पर जॉर्जिया की बात किया जाए तो जॉर्जिया जो है दिसंबर 1993 में CIS में शामिल हुआ और 2008 में उसने रूस जॉर्जियाई युद्ध के बाद अपनी जो सदस्यता है वो CIS से वापस ले ली। तो अब देखेंगे कितने मेंबर रह गए हैं स्टूडेंट्स, 11 रह गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक और ट्रिक भी है जिसे हम आगे समझेंगे। आगे हम देख सकते हैं कि CIS 22 फरवरी 1993 को राज्यों के प्रमुखों के परिषद द्वारा अपनाए गए एक चार्टर के आधार पर अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन करता है। यानी कि 1993 की बात की जाए तो 1993 में जो CIS ने एक चार्टर बनाया और उसके थ्रू वो जो है अपनी सारी गतिविधियों को करने लगे, जो राष्ट्रमंडल के लक्ष्यों और सिद्धांतों और देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। यानी कि इसमें सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड था कि कौन क्या काम करेगा। और चार्टर में यह स्पष्ट कहा गया था कि राष्ट्रमंडल का गठन अपने सभी सदस्यों को संप्रभु समानता के आधार पर किया गया था। तो बेटा यहाँ पर आपको संप्रभु का मतलब समझना है। संप्रभु का मतलब होता है कि प्रत्येक देश जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जो है वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा। तो इस तरीके के चार्टर में जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। और सदस्य राज्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत स्वतंत्र और समान विषय थे। यानी कि यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता और समानता देने का प्रयास किया गया, जिसका अभाव जो है वो USSR यानी कि सोवियत संघ में देखा गया था। तो सोवियत संघ के अंदर क्या था कि सब कुछ क्या था, राज्य नियंत्रित था। यानी कि जो भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है, राज्य के नियंत्रण में थी। लेकिन यहाँ पर जो है सभी को स्वतंत्र और समान विषयों के साथ अधिकार प्राप्त थे। चार्टर में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि CIS राज्यों के बीच दोस्ती, अंतरजातीय समझौते, विश्वास, आपसी समझ और सहयोग के विकास और मजबूती का कार्य करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एक देश जो है वो अपनी मनमानी चलाएगा। जैसे USSR की बात करें तो USSR में जो रूस था वो था तो 15 गणराज्यों में से एक, लेकिन अगर हम बात करें जितने भी अहम फैसले थे वो किसके द्वारा दिए जाते थे, रशिया के द्वारा लिए जाते थे, रूस के द्वारा लिए जाते थे। इन सभी गलतियों को यहाँ पर क्या किया गया,
सुधारा गया। यूक्रेन ने 2018 में औपचारिक रूप से CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की वैधानिक निकाय में अपनी भागीदारी समाप्त कर ली। तो देखिए पहले कितने थे, 11 में से एक और निकल गया। कौन निकल गया? यूक्रेन निकल गया। तो अब कितने बच गए? 10 बच गए। तो हालांकि अगर हम बात करें, इसने बहुत पहले से ही संगठन में भाग लेना बंद कर दिया था। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई अभी तक जो हमारे पास पर्याप्त जानकारी है उसमें कितने सदस्य हैं? तो भैया अभी तक कितने हैं? 10 सदस्य हैं। CIS आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मामलों में सहयोग को प्रोत्साहन करता है। तो देखिए CIS का एक सबसे बड़ा काम क्या हो गया कि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सैन्य मामलों में यानी कि डिफेंस के मामलों में तथा साथ ही साथ व्यापार, वित्त, कानून बनाने और सुरक्षा के समन्वय से संबंधित कुछ शक्तियां रखता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीमा पार अपराध रोकथाम पर सहयोग को बढ़ावा देना। तो आई होप अब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडर पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे CIS से उत्पन्न हुए 3 संगठन। तो अगर हम CIS की बात करें तो यहाँ पर 3 संगठन जो है वो CIS के द्वारा बनाए गए हैं, जो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहले संगठन के रूप में हम देख सकते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये संगठन किसका ध्यान रखता है? सबसे अधिक सुरक्षा का, कि जितने भी हमारे सदस्य देश हैं वो सुरक्षित रहे। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं यूरेशियन आर्थिक संघ। इसके कई सारे उपखंड भी हैं, जिसमें हम यूरेशियन सीमा शुल्क संघ और यूरेशियन आर्थिक स्थान आदि को देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये यूरेशियन यूरेशियन शब्द आ रहा है तो ये है क्या? तो ये मानचित्र में वो भाग है जो थोड़ा बहुत यूरोप में है और थोड़ा बहुत एशिया में है। तो इन दोनों से ही ये शब्द बना है, इसीलिए इनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो यूरेशिया या यूरेशियन किया जाता है। और यहाँ पर तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है वो है संघ राज्य। तो चलिए इनका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो संगठन है वो किस किस से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला और दूसरा जो है यानी कि सामूहिक और यूरेशिया वाले की अगर बात करें तो ये सैन्य और आर्थिक प्रकार का गठबंधन है। वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरे का उद्देश्य रूस और बेलारूस को एक सुपर नेशनल यूनियन तक पहुंचाना है, जिसमें एक आम सरकार, ध्वज और मुद्रा आदि जो है वो शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तीसरा संघ है, जिसे कि यहाँ पर मैंने संघ राज्य के रूप में बताने की कोशिश की है, यह कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में CIS के अंदर जो है वो 9 मेंबर्स हैं और इन 9 मेंबर्स में से 8 सदस्य जो हैं CIS के वो फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र में भाग लेते हैं। तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं CIS सामूहिक सुरक्षा परिषद का, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामूहिक सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा अवधारणा, सामूहिक सुरक्षा संधि राज्यों द्वारा जो घोषणा की गई है और सामूहिक सुरक्षा संधि राज्यों के बीच सैन्य सहयोग को गहरा करने के लिए बुनियादी दिशा निर्देशों जैसे दस्तावेजों को अपनाया गया। तो यहाँ पर जो भी काम किया गया वो सभी क्या है? रिटन वर्क में है। और अगर इन दस्तावेजों की बात की जाए तो इन दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रीय दल 3 क्षेत्रों में संगठित होते हैं और अपने क्षेत्र के भीतर संयुक्त अभ्यास में संलग्न होते हैं। तो ये वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर हम देख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र, दूसरे नंबर पर देख सकते हैं ट्रांस कोकेशस और हमारा लास्ट और तीसरा है मध्य एशिया। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में सामूहिक रूप से सुरक्षा परिषद जो है वो CIS के द्वारा स्थापित की गई है। तो आई होप आप CIS जो कि सामूहिक सुरक्षा परिषद की बात करता है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, जिससे कि आप CIS को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सितंबर 1993 में CIS राज्यों के प्रमुखों ने यानी कि जो मुख्य मुख्य नेता थे उन्होंने माल, सेवाओं, श्रम बल, पूंजी की मुक्त आवागमन पर आधारित सामान्य आर्थिक स्थान बनाने के लिए आर्थिक संघ के निर्माण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
तो देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक संघ जो है वो सीआईएस के द्वारा किस वर्ष बनाया गया, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, सितंबर 1993 में। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था कि जितनी भी सेवाएं हैं, श्रम बल है, पूंजी की मुक्त आवागमन है, इन सभी के लिए एक जनरल एग्रीमेंट किया जिसे हम आर्थिक संघ के नाम से जानते हैं। और अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो इसके उद्देश्यों में समाहित है समन्वित मौद्रिक, कर, मूल्य, सीमा शुल्क, बाहरी आर्थिक नीति आदि को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए ये जो संघ है इसका निर्माण किया गया। आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के तरीके को एक साथ लाने और प्रत्यक्ष उत्पादन संबंधों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना भी इसी आर्थिक संघ का एक प्रमुख कार्य था। आगे एकीकरण की सुविधाओं के लिए 4 देशों, इन देशों का नाम याद रखना, पहले नंबर पर है बेलारूस, दूसरे नंबर पर है कजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान और चौथा है रूस के आर्थिक और मानवीय क्षेत्र में एकीकरण को गहरा करने पर समझौता और संबंधित समन्वय निकायों के निर्माण के साथ संप्रभु गणराज्य बेलारूस और रूस के राष्ट्रमंडल के निर्माण पर समझौता किया गया था। और ये समझौता कब किया गया था, तो 1995 में किया गया। तो देखिए यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एकीकरण की सुविधा के लिए किन 4 देशों ने जो है वो संबंध बनाए। तो यहाँ पर 4 देश कौन कौन से हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। और ये समझौता किस वर्ष हुआ, तो आपका आंसर रहेगा ये जो समझौता है 1995 में हुआ। घटनाक्रम में हम आगे देख सकते हैं कि फरवरी 1999 में फिर 4 देशों जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस जो है, इन्होंने अंतरराज्य परिषद के निर्णय से तजाकिस्तान गणराज्य को पूर्ण अधिकारों का आनंद लेने वाले सीमा शुल्क संघ के भागीदार के रूप में मान्यता दी। अक्टूबर 2000 की बात की जाए तो यहाँ पर 5 देशों बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के प्रमुख नेताओं ने यूरेशिया आर्थिक समुदाय के निर्माण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए एक और समझौता कब हो रहा है, यूरेशियन आर्थिक समुदाय किस वर्ष हुआ, 2000 में हुआ। कौन सा माह था, अक्टूबर माह। वर्तमान में अर्मानिया, मोल्देवा और यूक्रेन को EAEC के तहत पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अक्टूबर 2005 में उज्बेकिस्तान ने इस संगठन में शामिल होने का बयान दिया। तो देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि EACE के तहत किन राज्यों को प्रदान किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पे अर्मानिया, मोल्देवा और यूक्रेन को। सितंबर 2003 में 4 देशों बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन ने CES यानी कि कॉमन इकोनॉमिक स्पेस के गठन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए यहां से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्या है, CES क्या है, तो CES का पूरा फुल फॉर्म क्या है, कॉमन इकोनॉमिक स्पेस। अगला क्वेश्चन हम यहां से देख सकते हैं, कॉमन इकोनॉमिक स्पेस का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया, तो सितंबर 2003 में किया गया। और कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसके अंदर बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस और यूक्रेन जो थे वह शामिल थे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल जिसे हम CIS के नाम से भी जानते हैं के ढांचे में देशों का एकीकरण करके समन्वय संस्थानों जैसे कि चार्टर निकायों, कार्यकारी निकायों और CIS की शाखा सहयोग के निकायों के माध्यम से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो CIS है वो किस तरीके से काम करता है, तो जितने भी चार्टर निकाय हैं, कार्यकारी निकाय हैं और जो अन्य शाखा सहयोग है उसके माध्यम से ही जो है वो CIS जो है वो काम करता है। तो आशा करता हूं कि आप विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम CIS के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सभी सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरण, मानवीय और सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में ज्यादा तालमेल और सहयोग को बढ़ाना जो है इसका प्रथम उद्देश्य है। संतुलित आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के लोगों में मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करना,
जिसमें हथियारों और सेना की कटौती शामिल है। आगे हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच स्वतंत्र संचार और आवाजाही सुनिश्चित करना भी CIS के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो यहाँ पर जो क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है वो यहीं तक है। इसके अलावा आपके एग्जाम में अगले पॉइंट जो है उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं और इन्हें एक बार पढ़ जरूर लेंगे, क्योंकि CIS के चार्टर के अंदर जो है ये विभिन्न जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इनकी चर्चा की गई है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ जो शाखा निकाय हैं उनका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ताकि आप इन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो आई होप अब आप CIS को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और CIS से जुड़े सभी क्वेश्चंस को करने में सक्षम होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट जरूर बताएं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में उन सभी डाउट्स को शामिल करेंगे और उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।